नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA पाठ प्रथम विषय इतिहास में भारत के प्रमुख प्राचीन शिक्षा केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात शिक्षा प्रदान करने का कार्य भारत में वैदिक काल से ही चला आ रहा है और भारत में ऐसे कई शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे जिन केंद्रों में आश्रमों में ऋषि मुनियों के समीप शिष्य रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उस समय के शिक्षा के केंद्र दूरस्थ वन में ऋषि आश्रम होते थे, जहाँ गुरु माता गुरु पिता के साथ विद्यार्थी अपने जीवन में वहाँ रहकर विद्या अध्ययन का कार्य है वो करते थे। संस्कृत साहित्य में ऐसे कई ऋषि महात्मा व शिक्षा केंद्रों की जानकारी मिलती है। उनमें कण्व ऋषि का आश्रम, मरीचि जी का आश्रम, विश्वामित्र का आश्रम और वशिष्ठ का आश्रम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। छात्रों को उस समय उपनयन संस्कार के पश्चात घर छोड़कर गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी होती थी। महाकाव्यों में गुरुकुलों का वर्णन मिलता है जो शिक्षा और विद्या के विख्यात केंद्र थे। स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के समक्ष शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा का उस समय में भी प्रचलन था। धीरे धीरे बुद्ध के बाद बौद्ध विहार, बौद्ध मठ शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुई और इसके बाद भारत में कई शिक्षा के लिए महाविद्यालय भी स्थापित हैं वो हुए थे। इनमें हम देखते हैं नंबर 1 नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ये पटना बिहार में स्थित है। ये विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। पटना विश्वविद्यालय, पटना में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु सर्वत्र विश्व में थी। यह स्थान अपने का प्रारंभिक काल में ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र होते हुए भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि महात्मा बुद्ध के समय थी और बौद्ध काल में यहाँ पर विश्व के कई देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिनमें चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड ऐसे आसपास के कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस भव्य नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और उसने उसकी महत्ता का भव्य वर्णन भी किया था।
उसने लिखा है कि भारत में शिक्षा की हजारों संस्थाएं थी, पर कोई भी नालंदा विश्वविद्यालय के मुकाबले भव्य नहीं थी। 10,000 विद्यार्थी न केवल बौद्ध साहित्य की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते थे, वरन वे वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, सांख्य दर्शन आदि भी पढ़ते थे। और 5,000 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ की मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था, क्योंकि उनकी बौद्ध धर्म में है वो आस्था थी। स्वयं महात्मा बुद्ध ने इस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में आम के पेड़ों के नीचे निवास कर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इसी कारण बौद्ध धर्म में भी इस विश्वविद्यालय का अत्युत्तम महत्व था। उनका प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की यही जन्मभूमि थी। सम्राट अशोक ने वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुखता 5वीं सदी के मध्य से अधिक बड़ी थी, जब बौद्ध विद्वान दिगनाथ ने नालंदा में जाकर वहाँ के सुविख्यात ब्राह्मण पंडित सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में गुप्त राजाओं ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था, जिसमें कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य आदि थे। यशोवर्मा के लेख से जानकारी मिलती है कि नालंदा के विहारों के शिखर श्रेणियों में गगनस्थ मेघों का चुंबन करती थी। इनमें अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते रहते थे। यहाँ कई विशालकाय भवन थे जिनमें छोटे बड़े कक्ष थे। इसकी भव्यता व खूबसूरती के बारे में बहुत सा विवरण मिलता है। यहाँ लगभग छोटे बड़े 300 कक्ष बताए गए थे और इस विश्वविद्यालय में जल की व्यवस्था के लिए तालाब और कुएं पर्याप्त मात्रा में थे। नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में स्वयं वैनसांग लिखता है कि जो सभी कई मंजिल की थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की दृष्टि से अत्यंत ही भव्य थी। इनमें अत्यंत सुसज्जित मीनार तथा बुर्जियाँ थी, जैसी परियों की कहानियों में होती हैं, जो दूर से देखने में नुकीले पर्वत शिखरों जैसी लगती थी। और प्रातः काल के कोहरे में छिपी रहने वाली वेधशालाएं थीं। ऊपर के कमरे बादलों में अपना मस्तक ऊंचा किए हुए दिखाई देते थे और उनकी खिड़कियों से हवाओं का वेग और नित नया रूप प्रदान करता था। तो इस तरह स्वयं वैनसांग और यशोवर्मा का अभिलेख भी इस विश्वविद्यालय की भव्यता को दर्शाता है। यहाँ पर कई पुरोहित कक्ष बने हुए थे। इस विश्वविद्यालय में कई विषय थे और उन विषयों के अलग अलग शिक्षक भी यहीं निवास करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के एक बड़े कड़े नियम थे। जो प्रवेश करना चाहता था उस विद्यार्थी को द्वारपाल से वाद विवाद करना पड़ता था और जिसमें सफल होने वाला बालक ही यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए हुए थे और इन गांवों की आय से भिक्षु कार्यकर्ताओं और भिक्षु अध्येताओं का पोषण होता था। इसके अतिरिक्त इन गांवों के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध यहाँ बेचते थे। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेते थे। आवास व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में होती थी। यहाँ का अध्यापक अमूमतन 9 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था और सभी विषयों को मिलाकर प्रतिदिन लगभग 100 व्याख्यान देता था। विद्यार्थियों की स्व अध्ययन के लिए पुस्तकालय थे और यहाँ के प्रसिद्ध पुस्तकालय का नाम धर्म यज्ञ था। इसके अलावा रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक नामक 3 भव्य भवनों का ये मिलाकर एक पुस्तकालय और भी था। सभी छात्र पुस्तकालय में स्वाध्याय करते थे। चीनी यात्री इत सिंह ने स्वयं 400 संस्कृत पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार की थी और जिनमें लगभग 5 लाख श्लोक थे। इन प्रतियों में कितने श्लोक थे? 5 लाख श्लोक थे। वेनसांग नालंदा की शिक्षा पद्धति के संबंध में लिखता है कि गंभीर प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए पूरा दिन भी पर्याप्त नहीं पड़ता था। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक लोग डिबेट करते थे। बूढ़े जवान एक दूसरे की सहायता करते थे और यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते थे वे उच्च कोटि के ज्ञाता होते थे। उनका विशेष ज्ञान है वो श्रेष्ठ होता था। नालंदा के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जहाँ पर भी जाते थे तो उन्हें पूरे भारत में सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पूरे विश्व में सम्मान मिलता था और उन्हें विभिन्न राज दरबारों में सम्मानीय पद प्राप्त होता था। इस विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति शीलभद्र थे और वेनसांग भी यहाँ प्रधान शिक्षकों में से एक था जिसने अनेकानेक विषयों पर अधिकार प्राप्त किया था। इस विश्वविद्यालय में सुदूर प्रदेशों से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में विशेषकर महायान शाखा का अध्ययन कराया जाता था। पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। नागार्जुन, वसुबंध, असंग और धर्म कीर्ति जैसी महायान विचारधारा के विचारक थे और इसके अलावा धर्मपाल, चंद्रपाल, स्थिरमती, आर्यदेव, दिग्नाथ आदि से प्रभावित विद्वान थे जिनके आकर्षण से विद्यार्थी दूर दूर के क्षेत्रों से अध्ययन करने के लिए आते थे। इस तरह यह विश्वविद्यालय उस समय का अत्युत्तम व श्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में हर किसी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, लेकिन बाद के मुस्लिम आक्रमणों के कारण इस विश्वविद्यालय को वो ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन एक समय था कि इस विश्वविद्यालय को विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त था। महात्मा बुद्ध का स्वयं का यहाँ प्रवचन होने के कारण बौद्ध धर्म के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ था। यहाँ कई विहार, स्तूप, मठ भी देखने को हैं वो मिलते।
धन्यवाद।